प्यारे बच्चों को मेरा नमस्कार। बच्चों, आज का जो हमारा वीडियो है दैट इज माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फोई, इसका पार्ट 2 है ना। इट इज क्लास 8 साइंस एनसीईआरटी और चैप्टर 2 है साइंस का, है ना। चैप्टर 1 हमने अपलोड कर दिया था और ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म पार्ट 1 भी अपलोड कर दिया बच्चों। ये दिस इज पार्ट 2। इस पार्ट में हम ये वीडियो को कंक्लूड करेंगे। सो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि पहले पार्ट 1 आप लोग अच्छे से कवर कर लेना, ताकि ये जो वीडियो है दैट शुड कम इन योर हार्ट, है ना। एक बार आपके हार्ट में, माइंड में आ जाएगा तो फिर क्या है, यू कैन डू इट वेरी इजीली। क्वेश्चंस डायरेक्ट आएंगे और आपको इसमें आंसर भी, नंबर भी डायरेक्ट मिलेगा। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट विथ आवर टॉपिक जो हमने पिछले पार्ट 1 में छोड़ा था, इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी। इंक्रीजिंग soil fertility। चलिए देखते हैं क्या है soil fertility। Some bacteria are able to fix nitrogen from atmosphere to enrich soil with nitrogen and increase its fertility, है ना। These microbes are commonly called biological nitrogen fixers। ऐसे को हम क्या बोलते हैं commonly? Nitrogen fixers। So let us start। Some bacteria are able to fix nitrogen from atmosphere to enrich the soil। ठीक है बच्चों, देखो नाइट्रोजन जो है एटमॉस्फेयर हमारे बहुत ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट है, 78% है। लेकिन जो हमारे प्लांट्स होते हैं डायरेक्टली वो एयर से नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब नहीं कर सकते, है ना। अब उनको लिए हेल्पफुल कौन होता है? कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो क्या करते हैं, नाइट्रोजन जो एटमॉस्फेयर में होता है उसको कन्वर्ट करके यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं ना। फिक्स नाइट्रोजन फ्रॉम एटमॉस्फेयर टू सॉइल, वो क्या करते हैं, नाइट्रोजन से एटमॉस्फेयर से लेते हैं और सॉइल में उसको फिक्स करते हैं। मतलब ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं जहां से प्लांट उसको आसानी से यूज कर सकता है। अदरवाइज प्लांट कैन नॉट यूज एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। और नाइट्रोजन इज वेरी इसेंशियल फॉर प्लांट टू हैव देयर प्रॉपर ग्रोथ, उनकी लंबाई बढ़े, उनका जो जितना न्यूट्रिशन चाहिए दैट इज इम्पोर्टेंट पार्ट इज नाइट्रोजन ऑल्सो। तो ये जो बैक्टीरिया है वो नाइट्रोजन फिक्सिंग का काम करते हैं लोग, है ना। नाइट्रोजन फिक्सिंग का काम करते हैं। ठीक है बच्चों, अब नाइट्रोजन फिक्सिंग का जब ये काम करेंगे तो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को लेके सॉइल में डाल देते हैं ना। ऐसे बैक्टीरिया का एग्जांपल क्या है? राइजोबियम। इसका एग्जांपल क्या है? एग्जांपल है राइजोबियम बैक्टीरिया। वेरी इंपॉर्टेंट, आपसे पूछा जाएगा हाउ माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी। तो हमको लिखना है कि सम बैक्टीरिया आर एबल टू फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन और नाइट्रोजन फ्रॉम एटमॉस्फेयर टू एनरिच द सॉइल, है ना। इट इज कॉल्ड नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। और इसका एग्जांपल है राइजोबियम बैक्टीरिया। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, पेज नंबर 22, क्लीनिंग द एनवायरनमेंट। पॉइंट नंबर 2 है क्लीनिंग द एनवायरनमेंट। सॉइल फर्टिलिटी कैसे बढ़ाया बैक्टीरिया ने हमने देख लिया। अब देखते हैं एनवायरनमेंट को कैसे साफ करते हैं ये लोग। लेट अस सी। क्लीनिंग द एनवायरनमेंट। चलिए देखते हैं कैसे है क्लीनर्स।
The plant waste has to be converted into manure by action of microbes. The nutrients released in the process can be used by plants again. The microorganisms can be used to degrade the harmful and smelly substance and hereby clean up the environment. बच्चों मैंने हाईलाइट कर रखा था पेज नंबर 22 पे, तो मैं एक समराइज्ड फॉर्म में लिख देता हूं, हाउ दे क्लीन एनवायरमेंट. तो लिखेंगे द प्लांट वेस्ट, है ना, प्लांट एंड एनिमल वेस्ट. जैसे हमने सब्जियां काटी, छिलके फेंक दिए, या फिर हमने खेती किया तो बहुत सारा वेस्ट जो रह जाता है जो हम घर पे नहीं लाते हैं तो खेत में ही फेंक देते हैं, तो प्लांट वेस्ट हो गया. एनिमल वेस्ट, जो एनिमल मर गया, कोई डॉगी है या कोई भी डोमेस्टिक एनिमल है जो सड़क के किनारे मर गया, अब क्या है, वो ऐसे ही पड़ा रहे तो क्या जमीन हमको मिलेगी रहने के लिए? तो नहीं मिलेगी. अब उसको क्या करना होता है, हटाना होता है. या तो हम हटा के कोने कर देंगे, फिर ये जो एनिमल वेस्ट है उसको भी हमारा बायोलॉजिकल जो माइक्रोब है उसको क्या करेगा, धीरे धीरे डिग्रेड करके उसको इसके न्यूट्रिएंट्स फॉर्म में ले जाएगा, जो फिर फूड साइकिल में प्लांट्स उसको एब्जॉर्ब करके अपना ग्रोथ कर सकते हैं ना. तो मैं लिखा है मैंने, द प्लांट एंड एनिमल वेस्ट आर बायोडिग्रेड by microbes लिख देता हूं, to keep our environment clean. क्लियर है? तो प्लांट और एनिमल वेस्ट होता है उसको बायोडिग्रेड कर देता है बाय माइक्रोब्स. माइक्रोब इसको बायोडिग्रेड कर देता है, फिर हमारा इसकी वजह से क्या होता है, हमारा एनवायरनमेंट क्या होता है, क्लीन रहता है हमेशा, है ना बच्चों. सो thus the nutrients are released in the process can be used by plant again. The nutrients released in the process are used again by plant. डन बच्चों. सो अब क्या है ये, क्लीनिंग एनवायरनमेंट करेंगे तो जो मटेरियल एनिमल होगा या प्लांट होगा क्या करेगा, अपने न्यूट्रिएंट फॉर्म में टूट जाएगा, और जो न्यूट्रिएंट फॉर्म में टूटेगा तो न्यूट्रिएंट रिलीज्ड इन द प्रोसेस आर यूज्ड अगेन बाय द प्लांट, वो फिर से हमारे फूड साइकिल में आ जाता है. चलिए नेक्स्ट हेडिंग है हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म. नेक्स्ट हेडिंग इज हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म. हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये देख लेते हैं क्या होते हैं, कौन कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म. अभी तक हमने कौन सा देखा, फ्रेंडली, है ना. फ्रेंडली में जैसे हमने लैक्टोबैसिलस देखा, फिर राइजोबियम देखा, ऐसे बहुत सारे देखे जो हमारे लिए मतलब बेनिफिशियल थे. अब हम कौन सा देखने जा रहे हैं जो हमारे लिए हार्मफुल है, जो हमारे लिए बीमारी पैदा करते हैं ना. इसको हम क्या बोलते हैं, माइक्रोऑर्गेनिज्म जो हमको बीमारी, सब डिजीज कॉजिंग माइक्रोऑर्गेनिज्म को क्या बोलते हैं, पैथोजन बोलते हैं. चलिए, some of the microorganisms cause disease in human being, plants and animals. Such disease causing microorganisms are called pathogens. चलिए बच्चों मैं डिफिनीशन लिख देता हूं पहले. some of microorganism causes disease, है ना. such
disease causing microorganism are called pathogens. बड़ा ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, आपसे पूछ सकता है व्हाट इज पैथोजन। तो सम माइक्रोऑर्गेनिजम्स कॉजेस डिजीज, है ना। कुछ माइक्रोऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो डिजीज कॉज करते हैं, और ऐसे डिजीज कॉजिंग माइक्रोऑर्गेनिज्म क्या बोलते हैं, पैथोजन बोलते हैं बच्चों। सो अब हमको इसका डिफिनीशन पता चल गया कि क्या है हार्मफुल बैक्टीरिया या वायरस या माइक्रोऑर्गेनिज्म। तो ये है ऐसे माइक्रोऑर्गेनिज्म जो डिजीज कॉज करते हैं, और उसका दूसरा नाम है पैथोजन। सर ये बैक्टीरिया और वायरस भी होते हैं? बिल्कुल, सारे माइक्रोऑर्गेनिज्म, इट कुड बी बैक्टीरिया, इट कुड बी वायरस, इट कुड बी अल्गी, इट कुड बी जो फंगाई, लाइकेंस, जो भी हमको डिजीज जो प्रॉब्लम कॉज करते हैं दैट आर हार्मफुल, उसको हम पैथोजन बोलते हैं, जो हमारे बॉडी में अंदर जाके हमको बहुत ज्यादा बीमार कर देते हैं ना। इसलिए हमको क्या करना है, हाइजीन को मेंटेन करके रखना है। अगर हम हाइजीन मेंटेन करके रखेंगे तो बहुत हद तक हम इनसे बच के रह सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये ग्रो होते हैं बच्चों, जैसे ब्रेड है, तो ब्रेड पे अगर थोड़े दिन तक छोड़ देंगे तो उस पे क्या उग जाएगा, उस पे माइक्रोऑर्गेनिज्म उग जाएगा, है ना, फंगस। जैसे फंगस उग जाएगा तो अब ये क्या होगा, स्पोर्स फॉर्मेशन करके सब जगह पूरा फैल जाएगा। अगर हमने खा लिया तो हमको क्या हो जाएगा, बीमारी हो जाएगा। तो हमको उससे भी बच के रहना है। हमेशा एनवायरनमेंट में जहां भी हम छूते हैं कुछ न कुछ माइक्रोऑर्गेनिजम्स हैं, तो हमको अपना फ्रीक्वेंटली हैंड वॉश करना है, और दैट टू विद साबुन, सोप से हैंड वॉश करना है, ताकि हमारा प्रॉपर तरीके से जो हाइजीन मेंटेन करेंगे तो हम कम से कम बीमार पड़ेंगे और एक हेल्दी लाइफ जी सकते हैं ना। चलिए, डिजीज कॉजिंग माइक्रोऑर्गेनिजम्स इन ह्यूमन, एक हमारा इंपॉर्टेंट है टॉपिक, ये आप लोग से पूछा जाएगा, है ना। अब इसके लिए तैयार हो जाइए फॉर द लर्निंग ऑफ डिजीज कॉजिंग माइक्रोऑर्गेनिज्म। Disease causing microorganism. Let us see. Microbial diseases that can be spread from infected person to a healthy person through air, water, food, physical contact are called communicable disease, है ना। ऐसे डिजीज जो माइक्रोऑर्गेनिज्म कॉज करता है, लेकिन एक आदमी से दूसरे आदमी में फैल सकते हैं थ्रू एयर, थ्रू वाटर, थ्रू फिजिकल कांटेक्ट, है ना। 3 दिया है, थ्रू एयर, थ्रू वाटर और थ्रू फिजिकल कांटेक्ट। तो ऐसे जो है उनको क्या बोलेंगे, कम्युनिकेबल डिजीज, जो एक से दूसरे में ट्रांसफर हो सकता है। इसका लाइव एग्जांपल था, हमने बहुत जल्दी, अभी तो शायद 2-3 साल बीत गया है, फेस किया था हमने कोरोना, है ना, जो क्या करता था, एक से दूसरे को ट्रांसमिट हो जाता था। इसीलिए पूरे देश पे लॉकडाउन लग गया था कि जो बीमारी जहां है वहीं रुक जाए, दूसरे एरिया में दूसरे लोगों को इन्फेक्ट ना करे, वो बचे रह जाए, है ना। तो देश में पूरा लॉकडाउन लगा दिया गया था, और बड़ा ही पैनिक सिचुएशन क्रिएट हुआ था, बड़ी मुश्किल से उससे बाहर हम लोग आए हैं। बट ये हमको एक सीख देता है बच्चों, और वो क्या सीख देता है कि वी शुड बी वेरी विजाइल इन द सेंस, बहुत ही हमको सतर्क रहना है फॉर आवर हेल्थ, है ना। जो भी अपने को क्या बोलते हैं उसको, अप्रोप्रिएट बिहेवियर रखना है अपनी लाइफ में, ताकि हम जल्दी जल्दी बीमार ना पड़े, हमारे जो शरीर है वो पैथोजेंस को ज्यादा एक्सपोज ना हो। चलिए, इसको मैं लिख देता हूं। नंबर 1 है कम्युनिकेबल डिजीज। कम्युनिकेबल डिजीज, देखते हैं बच्चों क्या है ये। लेट अस सी, माइक्रोबियल डिजीज which can be spread one person to another from an infected person to
हेल्दी पर्सन, है ना। जिसको ऑलरेडी बीमारी हो रखा है उसको फैला फैला के क्या कर लोगे आप? अंदर तो खुद ही उसने घर बना रखा है, वायरस को आराम से पना दे रखी, भैया आराम से खाओ पियो मौज करो। उसको थोड़े और आ जाएंगे तो क्या ही फर्क पड़ेगा। तो यू विल नॉट गेट दैट मच इन्फेक्टेड। बट हेल्दी पर्सन होगा दैट, तो वो बेचारा अच्छे से घूम रहा है, उसको भी प्रॉब्लम होगी माइक्रोब्स के एक्टिविटी के हिसाब से, है ना। हेल्दी पर्सन थ्रो, मैं भी कलर चेंज कर रहा हूं, थ्रू एयर, वाटर और फिजिकल कांटेक्ट। are called communicable disease। ऐसी बीमारी जो माइक्रोब से तो होती है लेकिन इट कैन इन्फेक्ट द इन्फेक्टेड टू हेल्दी पर्सन थ्रू एयर, वाटर एंड फिजिकल कॉन्टेक्ट। इसको हम क्या बोलेंगे? कम्युनिकेबल डिजीज। फॉर एग्जाम्पल कोलेरा, कॉमन कोल्ड। एग्जाम्पल लिखता हूं मैं आप लोग के लिए। एग्जाम्पल है कोलेरा, कॉमन कोल्ड, चिकन पॉक्स एंड ट्यूबरकुलोसिस एंड ट्यूबरकुलोसिस। तो बच्चों ये है कम्युनिकेबल डिजीज, है ना, जो एक से दूसरे में फैलता है। चलिए आगे देखते हैं। There are some insects and animals which act as carrier of disease causing microbes। अब देखो, एक तो क्या हुआ, एयर, वाटर और फिजिकल कांटेक्ट से फैल गया। इसके अलावा हमारी लाइफ में बहुत सारे ऐसे हैं जो कैरियर हैं। एक हेल्दी पर्सन से दूसरे हेल्दी पर्सन में ना फिजिकल कांटेक्ट होगा ना एयर के थ्रू स्प्रेड होगा, फिर भी बीमारी फैल जाती है। जैसे उसका एग्जांपल है मलेरिया, डेंगू, है ना। मच्छर क्या करेगा? इन्फेक्टेड पर्सन को काटेगा, हो सकता है आपके पड़ोसी को काटे, कहीं दूर से काटता उड़ता हुआ घूमता घूमता चला है, दूसरे को देख के हेल्दी घूम रहा, चलो उसको भी दे देते हैं। जाके एक डंक मारेगा, उसके अंदर भी मलेरिया का प्रवेश हो गया। अब वो भी मलेरिया को एंजॉय करेगा, है ना। ये क्या है? उसका कोई दोष नहीं था बेचारे का, न किसी के कांटेक्ट में आया। जो कम्युनिकेबल डिजीज है वो तो हुआ नहीं, लेकिन फिर भी फैल गया, है ना। तो नंबर 1 हमने किया कम्युनिकेबल डिजीज, और नंबर 2 करने जा रहे हैं हम लोग थ्रू कैरियर। चलिए बच्चों, मैं इसको मिटा रहा हूँ। आप लोग इस वीडियो को स्टॉप करके इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ना। देखिए, एक तो हो गया कम्युनिकेबल डिजीज, दूसरा अब आ जाएगा कैरियर, थ्रू कैरियर। नंबर 2 है। देखते हैं क्या है कैरियर। There are some insects and animals. There are some insects and animals which act as carrier of disease causing microbes, of disease causing microbes, है ना बच्चों। तो कैरियर के थ्रू भी होता है ये कम्युनिकेबल डिजीज। जैसे था कि एयर से फैल रहा है, ऐसे कैरियर भी इसको फैलाते हैं। तो कौन फैलाता है? सम इंसेक्ट एंड एनिमल, है ना। कौन कैरियर होता है? सम इंसेक्ट एंड animal which act as carrier of disease causing microbes। अब एग्जांपल लेते हैं। हाउस फ्लाई इज वन सच। द फ्लाई
sit on garbage and animal excreta pathogen stick to their bodies। जो मक्खियां होती है, जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि भाई सामान खुला रखा है, मक्खियां बिन बना रही, तो उसको हमको नहीं खाना चाहिए। क्यों नहीं खाना चाहिए? क्योंकि वही मक्खी पड़ोस के गोबर पे बैठ के आई होगी, है ना, गोबर से बैठ के आई होगी, आपके खाने बैठ के दुकान पे जो खाने की मिठाई रखी वहां आराम से बैठ के मिठाई भी इंजॉय किया, लेकिन हुआ क्या, जो पड़ोस के गोबर या पड़ोस का जो गार्बेज एरिया, वहां से जो गंदगी था उसके शरीर पे चिपक गया, पैर पे चिपक गया, वो जाके जहां बैठेगी स्वीट आइटम या खाने के आइटम उस पर भी चिपक जाएगा, और हमको दिखाई नहीं देगा, हम स्वादिष्ट मिठाई कंज्यूम कर रहे होंगे, लेकिन असलियत में क्या कंज्यूम होता है, पैथोजन, है ना। और वो जब अंदर जाएगा तब अपना रंग दिखाता तो लगता है गड़बड़ हो गया, तो खाना नहीं चाहिए था, लेकिन तब बहुत देर हो चुकी होती है, आप उसको खा चुके होते हैं। सो दिस इज द प्रॉब्लम। सो हमको अवॉइड करना है क्या, खुले में जो रखा हुआ खाना है जिसपे मक्खियां भिनभिना रही हैं, अनहाइजेनिक फूड दैट शुड नॉट बी कंज्यूम। तो अब इसका एग्जाम्पल मैं क्या लिखूं, एग्जाम्पल में एग्जाम्पल नंबर 1, हाउस फ्लाई which carry pathogens from garbage to open food, है ना। Through their body, लिखेंगे पैथोजन stick to their बॉडी, वहां से कहा आ जाएगा, ओपन फूड पे आ जाएगा बच्चों। एक हमने लिख लिया, दूसरा देखते हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, वीडियो को रोक के। तो मैं बढ़ता जाता हूं, लेट अस सी द सेकंड वन। Another example is एग्जाम्पल नंबर 2। इसको मैं स्टार मार्क कर देता हूं बच्चों, बढ़िया सा प्यारा सा स्टार बना दिया आप लोग के लिए, ताकि इसको आप प्यार से पढ़ें, ठीक है। लेट अस प्रोसीड। Another example of carrier is female Anopheles mosquito। Female They carry malaria। Anopheles मॉस्किटो। आप लोग को फीमेल शब्द पढ़ के डरना नहीं है बच्चों, है ना। भगवान ने इनको ऐसी वो दी हुई है जिम्मेदारी कि आपको मलेरिया फैलाना है, अदरवाइज इनका कोई इंटेंशन नहीं होता है कि मुझे मलेरिया। मेल बेचारे क्या करते हैं एनोफिलिस, वो फूल पे पत्तियों पे मंडरा, उनकी ताकत नहीं होती कि आदमी या जान अपने उसको आके काट ले, तो फूल पत्तियों पे मंडराते रहते हैं। काटने वाले जो मच्छर होते हैं ना, फीमेल होते हैं हमेशा, आपको याद रखना है। जो काटता है वो मच्छर वो फीमेल होता है ना। अब फीमेल एनाफिलिस मच्छर क्या है, ये है जो मलेरिया फैलाता है ना। ये क्या करता है, विच कैरीज पैरासाइट ऑफ मलेरिया। लिखता हूं मैं, इट कैरीज पैरासाइट ऑफ मलेरिया, ठीक है बच्चों। और पैरासाइट ऑफ मलेरिया का नाम क्या होता है, प्लाज्मोडियम। आपको बहुत अच्छे से याद रखना नाम, प्लाज्मोडियम जो पैरासाइट है। ये क्या है, मतलब ये अमेबियोटिक होता है ना, क्या बोलते हैं, प्रोटोजोआ होता है। प्लाज्मोडियम क्या होता है, प्रोटोजोआ। तो इट कैरीज पैरासाइट ऑफ मलेरिया। जो इन्फेक्टेड पर्सन होगा, जो बढ़िया से दवाई ववाई खा के सोया होगा, अगर उसके पास पहुंच गया तो उसको काटेगा, वहां से उसके ब्लड में क्या होगा, ये एनाफिलिस के ब्लड में तो जो प्लाज्मोडियम है प्रोटोजोआ उसके ब्लड में चला जाएगा ना। खून शक करता है वो, तो खून जब शक करेगा इंसान का, इन्फेक्टेड पर्सन का, तो क्या होगा, प्रोटोजोआ जो है प्लाज्मोडियम उसके ब्लड में चला जाएगा, फिर उड़ के पड़ोसी के पास जाएगा।
इसीलिए जब ये मलेरिया होता है तो घर के सारे मेंबर को आता है, क्योंकि वही मच्छर क्या करेगा, दूसरे को जाके काटेगा। और इसके खून में जो ये मलेरिया एनाफिलिस के खून में जो प्लाज्मोडियम है, तो पहले जब वो जो अपना स्टिंग जब बॉडी में घुसाते हैं वो लोग, तो थोड़ी दूर तक थोड़ा ब्लड डालते हैं, उसके अंदर एक हिस्टामिन करके वो होता है, एंजाइम होता है, जो क्या करता है ब्लड क्लॉटिंग को रोक देता है, और आराम से वो लोग अगर खाली ऐसे डिप कर देंगे आराम से उनके बॉडी में चढ़ जाता है, कुछ उनको ताकत भी नहीं लगाना पड़ता, ब्लड ऊपर चला जाता है। तो इस प्रोसेस में क्या करते हैं वो, इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन को भी ये प्लाज्मोडियम बाय गिफ्ट दे के आते हैं ना, काम अपना करते हैं, नुकसान सामने वाले का कर देते हैं। तो हमको क्या याद रखना है, फीमेल एनाफिलिस मच्छर ये क्या करता है मॉस्किटो, इट कैरीज पैरासाइट ऑफ मलेरिया। ठीक है, अब नेक्स्ट मैं बता देता हूँ आप लोग को बच्चों, सेकेंड पॉइंट है, फीमेल एंडिस मॉस्किटो। हाँ दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, इसके लिए भी स्टार मार्क बनता है, बना देता हूँ। आप लोग अपने घर पे मतलब अपने घर पे अपने भाई बहन पेरेंट्स से इस बात को डिस्कस करना कि अगर हमको एनाफिलिस काटेगा तो मलेरिया होगा, और एडिस मच्छर काटेगा, ये भी फीमेल एडिस मच्छर है, फीमेल एडिस मॉस्किटो, ये भी फीमेल है, खतरनाक है ना। तो अब ये क्या करेगा, फीमेल एडिस मच्छर क्या करता है, इट कैरीज डेंगू वायरस, है ना, इट कैरीज डेंगू वायरस, इट कैरीज डेंगू वायरस। डन है। अब कैसे कंट्रोल कैसे करना है, ये जो दोनों हैं महिलाएं दोनों, एडीज और एनाफिलिस, इनको क्या चाहिए, फ्रेश वाटर चाहिए। फ्रेश वाटर में ये ब्रीड करके अपने पॉपुलेशन को बढ़ा सकते हैं लोग, है ना। अगर अपने अगल बगल हम फ्रेश वाटर जैसे टायर में, कूलर में, या ऐसे ही कहीं ओपन में फ्रेश वाटर पड़ा है बहुत दिनों तक, तो हमको क्या करना है, उसको ऐसा होने नहीं देना है। एज ए यंग जनरेशन, एज ए फ्यूचर ऑफ कंट्री, आपको अपनी जब कंट्री की जिम्मेदारी लेनी है ना, तो ऐसी कोई भी जगह दिखे, जैसे हमारे घरों में टायर पड़े हैं, गमले में गड्ढा है, वहां बहुत दिन तक पानी पड़ा हुआ है, तो क्या करना है, पेरेंट्स से डिस्कस करना है कि मम्मी पापा भाई बहन आप लोग मिल के जो है, ऐसे एरिया को अगर आप डिस्ट्रॉय कर दोगे तो आपको इन्फेक्टेड होने के चांसेस कम हो जाए, क्योंकि कैरियर मच्छर ही कम रहेगा एनाफिलिस एडिस, तो उसी हिसाब से डेंगू और मलेरिया होने के चांसेस उतना कम हो जाएंगे बच्चों। सो दिस इज टू कैरियर एग्जाम्पल। By keeping our surrounding clean and dry, we prevent mosquito from breeding. Try to make a list of measures which help to avoid spread of malaria. तो हमको स्प्रेड ऑफ मलेरिया को बचाने से रोकना होता है ना बच्चों। आगे हमने पेज पलटा, पेज नंबर 24 है, उस पे टेबल दिया है। लेट अस सी व्हाट इज टेबल इज सेइंग टू अस इन अ वेरी शॉर्ट फॉर्म। वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार लगाया था मैंने, आपको याद रखना है। चलिए इसका भी हम मिटाई देते हैं। एक टेबल में बनाता हूं आप लोग के लिए, जैसे ह्यूमन डिजीज, ह्यूमन डिजीज, और नेक्स्ट है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और उसके बगल में है कैरियर। ये बच्चों मैंने बनाया आप लोग के लिए, तो इजीएस्ट फॉर्म में इसको हम लोग स्टडी कर लेते हैं। लेट अस सी, कौन सा ह्यूमन डिजीज में बोलने जा रहा हूं अभी आप लोग को, ट्यूबरकुलोसिस। नंबर 1 इज ट्यूबरकुलोसिस। ये इसका
डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है, तो हम लिखेंगे बैक्टीरिया, है ना। और कैरियर या ट्रांसपोर्टेशन मोड क्या है इसका, कैरियर ऑब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, क्या होगा इसका, एयर होगा, है ना। तो कोई किसी को ट्यूबरकुलोसिस हो रखा है, वो खांसेगा, स्नीजिंग करेगा, तो एयर में ड्रॉपलेट्स में बैक्टीरिया उड़ जाएगा और किसी भी हेल्दी आदमी के अंदर अगर वो प्रवेश करेगा तो उसको भी ट्यूबरकुलोसिस कर देगा। नंबर 2 है मलेरिया। नंबर 2 इज नहीं मीजल्स, MEASALES। मीजल्स भी एक बीमारी है। ये किसके थ्रू होता है, वायरस के थ्रू होता है बच्चों। और इसका मोड ऑफ वो क्या, स्प्रेड क्या है, एयर। चलिए तीसरा देखते हैं। मीजल्स एक ऐसी बीमारी जिसमें पूरे शरीर में ईचिंग, खुजली सी होने लगती है, तो ये मीजल का काम है ये, और वो भी वायरस की वजह से होता है और एयर से स्प्रेड होता है। अगला है चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स, नाम चिकन पॉक्स ऐसा नहीं कि इसको चिकन को बीमारी हो जाती है ना, मुर्गी को नहीं होती, होती किसको है, इंसान को। इसको खोजा गया था ऐसी जगह, इसलिए इसका नाम चिकन पॉक्स रखा है। तो अपने को ऐसा नहीं करना है कि भाई चिकन पॉक्स से मतलब अपने को कोई खतरा नहीं है। जनरली जो हमको होता है क्या, गांव में इसको बोलते हैं कि माता जी आ गई हैं, या फिर ऐसा बोलते हैं कि मतलब एक तरह से अब ये इंसान को एकदम आइसोलेशन में रखते हैं। क्यों, जस्ट फॉर वन रीजन कि भाई ये स्प्रेड होके दूसरे को ना फैल जाए। अर्लियर इससे बहुत सारी डेथ्स भी होती थी, अभी तो इतना बड़ा इशू नहीं रह गया है, बट स्टिल इट गिव्स लॉट्स ऑफ पेन एंड सफरिंग टू द पेशेंट्स, दैट्स व्हाई इट इज अवॉइडेड। ये कैसे होता है, वायरस से होता है ना। चिकन पॉक्स इज अ वायरस कॉजिंग डिजीज, और ये भी एयर से फैलता है। ये हाईली कंटाजियस था, इसलिए हमारे पूर्वजों ने क्या किया, इसको संज्ञा दे दी कि भाई ये भगवान का डायरेक्ट अवतरण है। और चिकन पॉक्स हो गया किसी को तो उसको अलग रखा जाता, तो उसकी साफ सफाई करना, वो सब चीजें करके उसको बड़ा आइसोलेशन में रख के, दादी अम्मा लोग नीम के पत्ते रखते थे अगल बगल, तो वो क्या था, दैट वाज देयर ओन वे, बट द मेन cause was that, main reason was that to keep that person in isolation and keeping his environment, his or her environment clean। चलिए चौथा देख लेते हैं, पोलियो। बच्चों आप लोग से वन शॉट में पूछा जाएगा कि पोलियो वायरस से होता है, बैक्टीरिया से होता है, या किससे होता है, तो हमको याद रखना पड़ेगा पोलियो इज वायरस। और फैलता कैसे है ये, एयर और वाटर, है ना। चिकन पॉक्स जो है एयर और कांटेक्ट से होता है, और ये जो होता है एयर से, है ना। पोलियो एयर और वाटर। हमको ये बाई हार्ट का लेना है। मैंने आपको 4 नाम तो दे दिए, है ना, 4 नाम आपको हमने दे दिए। चलिए 5वां देख लेते हैं क्या है, कोलेरा। चलो इसको मैं रब करके ऊपर ले जाता हूँ। 4 आपने नोट कर लिए, 5 और 6 देख लेते हैं क्या है बच्चों। पांचवा क्या है, 5वां है कोलेरा, 6वां है टाइफाइड। ये दोनों बैक्टीरिया से होता है। बैक्टीरिया होता कैसे है, वाटर और फूड, वाटर, है ना। कोलेरा वाटर पब्लिक फूड, और टाइफाइड जो होता है वो वाटर से होता है बच्चों। ठीक है, तो हमारा 6 तक हो गया। आगे 2 बचा है और हेपेटाइटिस ए और मलेरिया, वो भी देख लेते हैं। हेपेटाइटिस ए और मलेरिया। मलेरिया तो ऑलमोस्ट मैंने पढ़ा भी दिया आप लोग को, मच्छर से फैलता है, प्लाज्मोडियम, है ना, प्रोटोजोआ। चलिए हेपेटाइटिस ए 7वां है या 8वां, जो भी, हेपेटाइटिस
ए, और दूसरा है मलेरिया 9। हेपेटाइटिस ए कैसे फैलता है? वायरस से, है ना बच्चों? वायरस और वाटर। और मलेरिया प्रोटोजोआ है और मॉस्किटो से। और मॉस्किटो से फैलता है। Tenth is dengue. Dengue. Okay, let me write it for you. ये क्या है? Virus. वायरस। वेरी गुड। और ये भी मॉस्किटो से फैलता है ना? चलो बच्चों, क्लियर है? इतना हमने कर लिया। लेट अस सी नेक्स्ट टॉपिक इज डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन एनिमल। वेरी इंपॉर्टेंट। अभी तक तो हमने इंसानों की बात की। इंसान मतलब पढ़े लिखे जानवर, है ना? अब अनपढ़ एनिमल की बात करने जा रहे हैं, जिनको वाकई में हमने एनिमल कैटेगरी में रखा हुआ है। देखते हैं। Disease causing microorganisms in animal. चलो बच्चों, देखते हैं क्या है ये। फॉर एग्जाम्पल, several microorganisms not only cause disease in human and plants but also in other animals. For example, anthrax is dangerous. Human and cattle disease caused by bacterium. Foot and mouth disease of cattle is caused by virus. तो हम लोग एंथ्रेक्स लिख लेते हैं बच्चों। एंथ्रेक्स नंबर 1। एंथ्रेक्स लिख देते हैं। और दूसरा है फूट एंड माउथ डिजीज। चलिए देखते हैं क्या है। एंथ्रेक्स ये ह्यूमन और कैटल के लिए प्रॉब्लम है, तो मैं लिख देता हूं ह्यूमन एंड कैटल। ह्यूमन एंड कैटल। और किसके थ्रू होता है ये? एंथ्रेक्स इज अ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया, ठीक है। फूट एंड माउथ डिजीज क्या है? ये फूट एंड माउथ डिजीज कॉज्ड बाय वायरस। कॉज्ड बाय फूड एंड माउथ डिजीज किस में होता है? ये एनिमल्स में होता है बच्चों। कैटल लिख देता हूं मैं, टू बी प्रिसाइज। जो हमारे गाय भैंस जिनको हम पालते हैं उनको ज्यादातर फूड और माउथ डिजीज होता है। और वो कौन कॉज करता है? वायरस कॉज करता है। चलिए आगे देखते हैं बच्चों। सम कॉमन प्लांट डिजीज कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वो भी देख लेते हैं, क्योंकि जब सबका देख लिया हमने तो इसको छोड़ेंगे नहीं। चलिए, एनिमल का देख लिया, ह्यूमन का देख लिया, अब प्लांट्स का देखने जा रहे हैं हम लोग। डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन प्लांट्स। चलो, 3 दिया हुआ है, 3। लेट मी कंप्लीट दिस 1 2 3। नंबर 1 इज सिट्रस कैंकर। सिट्रस कैंकर। कैंकर ने सर नहीं कर, तो के कर देता हूं इसको मैं। नंबर 2 इज रस्ट ऑफ व्हीट। रस्ट ऑफ wheat. Number 3 is yellow vein mosaic of
भिंडी, ओके आगे ओकरा। कौन करता है? लेट अस राइट इट। तो कैसे फैलता है? ये कौन करता है, ये कौन करता है, ये कौन करता है? तो पहला वाला बैक्टीरिया है, रस्ट ऑफ व्हीट है ये फंजाई, और तीसरा है येलो वायरस। ठीक है बच्चों। एयर सीड्स और इंसेक्ट, मोड ऑफ क्या है इसका? एयर। ये क्या है दूसरा? एयर एंड सीड, मतलब ये हवा से भी फैल जाता है और सीड में भी चला जाता है, और कॉज करता है क्या? रस्ट ऑफ व्हीट, है ना। फिर अगला है इंसेक्ट। सो प्लांट का भी हमने देख लिया, इनका भी दुख दर्द देख लिया हमने। जैसे एनिमल को दुख तकलीफ था, ह्यूमन को था, ऐसे ही प्लांट को भी है। प्लांट बेचारों का क्या है, लाइफ की वैल्यू नहीं है इतनी ज्यादा, बट इंसान जहाँ व्हीट है तो व्हीट के लिए हमको करना पड़ेगा, नहीं तो हमको खाने के लिए मर जाएंगे। और भिंडी है, भिंडी को भी सहारा देना पड़ेगा। और सिट्रस यानी नींबू वाले, जो नींबू हैं, ऑरेंज हैं, उसको हम बोलते हैं सिट्रस फ्रूट। उसको सिट्रस कैंकर, मतलब उस पर बहुत सारे दाग धब्बे से पड़ जाते हैं। और कौन कॉज करता है? बैक्टीरिया, और हवा से एक जगह से दूसरी जगह फैल के दूसरे सिट्रस प्लांट को ये नुकसान पहुंचा सकते हैं। चलिए बच्चों, अब देखते हैं फूड पॉइजनिंग। नेक्स्ट वन इज फूड पॉइजनिंग। फूड पॉइजनिंग देख लेते हैं क्या है फूड पॉइजनिंग। Microorganisms that grow on our fruit sometimes produces toxic substance. These make the food poisonous, causing serious illness and even death. So it is important, very important, that we preserve food to prevent it from being spoiled. ठीक है बच्चों, इसमें कुछ ज्यादा दिया नहीं, किसी का नाम बस इतना दिया है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, अगर हम ऐसे ही छोड़ तो हमारे खाने पे उग जाएंगे। जैसे मैंने आप लोग को एग्जांपल दिया था कि फंजाई यानी वो हमारा क्या करता है, ब्रेड पे उग जाएगा, उसको पैचेस, ग्रीन पैचेस में वो हो जाएंगे। अगर गलती से हमने खा लिया तो सीरियस इलनेस हमको वो डेवलप करेगा, है ना। तो ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमको बच के रहना है। जो फूड प्रिजर्वेशन का तरीका है उसको सही तरीके से फॉलो करना है। ज्यादा बासी, जैसे एक दिन के बाद दूसरे दिन बना हुआ खाना खाना अवॉइड करना है, ताकि हमारा हेल्थ कंडीशन दैट शुड नॉट बी कंप्रोमाइज्ड। एक साइंटिस्ट है बच्चों, रॉबर्ट कोच, 1876 में डिस्कवर्ड द बैक्टीरियम बैसिलस एंथ्रेसिस विच कॉजेस एंथ्रेक्स डिजीज, है ना। तो हमने अभी एंथ्रेक्स पढ़ा था, उससे रिलेटेड हम लिख देते हैं रॉबर्ट कोच। रॉबर्ट शायद यही स्पेलिंग है, रॉबर्ट कोच 1876 discovered the bacterium Bacillus anthracis। लिख देता हूं, discovered bacterium Bacillus anthracis। डन है। Which causes anthrax disease? डन है। तो ये हमारा इससे रिलेटेड नहीं था बच्चों, तो इसको इससे मत जोड़ना। ये तो मुझे नोट में मिल गया, इंपॉर्टेंट पॉइंट तो मैंने आपको लिखवा दिया है ना। डोंट लिंक विद दैट। फूड पॉइजनिंग इज ग्रोइंग ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो डिजीज
क्या करते हैं, जब हमारे खाने में डेवलप हो जाते हैं फिर डिजीज कॉजिंग सब्सटेंस हमारे खाने में रिलीज करते हैं। अगर वो हम गलती से खा लिए तो हम बीमार पड़ जाएंगे ना। तो खाने को प्रॉपर तरीके से प्रिजर्व करना है, ज्यादा बासी या रखा हुआ खाना हमको नहीं खाना है। चलिए, फूड प्रिजर्वेशन। Microorganisms spoil food emits bad smell and has to bad taste and change the color. Is spoiling of food a chemical reaction? तो बिल्कुल ये केमिकल रिएक्शन होता है। तो नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं बच्चों हम लोग 26 पे। फिर इसका हेडिंग है केमिकल मेथड। कैसे हम फूड को प्रिजर्वेशन करेंगे उसकी बात करते हैं। आपसे पूछ सकता है हाउ द फूड कैन बी प्रिजर्व, तो हम अब इसको लिखने जा रहे हैं बच्चों, ठीक है। फूड प्रिजर्वेशन। फूड प्रिजर्वेशन मतलब लंबे समय तक खाने को अच्छे से संभाल के रखना, दैट इज कॉल्ड फूड प्रिजर्वेशन। तो अब इसके बहुत सारे मेथड हैं, मैं पहले डिफिनीशन लिखा देता हूं, रुक जाइए एक ही सेकंड। लेट अस स्टडी द कॉमन मेथड्स ऑफ प्रिजर्विंग फूड इन आवर होम्स, वी हैव टू सेव इट फ्रॉम अटैक ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म। तो लेट अस स्टडी कॉमन मेथड ऑफ फूड प्रिजर्वेशन। कॉमन मेथड ऑफ फूड प्रिजर्वेशन। नंबर 1 केमिकल मेथड। चलिए बच्चों देख लेते हैं क्या है केमिकल मेथड। सो salts and edible oil are common chemicals generally used to check the growth of microorganisms, therefore they are called preservatives। हम लिखते हैं salts and edible oil are common chemicals। salts and edible oil are common chemical used for food preservation। डन बच्चों। सो सॉल्ट्स एंड एडिबल ऑयल, जैसे हम खाना बना देते हैं ऐसे ही रख दो तो जल्दी खराब होगा, लेकिन खाना बना के उसमें मसाले वसाले नमक तेल वेल में मिला के रख देंगे तो क्या होगा, वो प्रिजर्वेटिव का काम करेगा ना, खाने को इतनी जल्दी बिगड़ने नहीं देगा। इट विल प्रोटेक्ट इट फ्रॉम द अटैक ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, है ना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अटैक से ही हमारे खाने को बचाएगा। देयरफॉर दे आर कॉल्ड प्रिजर्वेटिव। लिख दो, देयरफॉर दे आर कॉल्ड प्रिजर्वेटिव। डन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। We add salt and acid preservatives to pickle to prevent the attack of microbes. Sodium benzoate and sodium metabisulfite are common preservative। तो मैं लिख देता हूं सोडियम बेंजोएट कॉमन प्रिजर्वेटिव। सोडियम बेंजोएट। बच्चों आपको याद रखना है, स्पेलिंग वाला है ना, गड़बड़ नहीं करना, आपको याद रखना है। दूसरा है सोडियम मेटाबाइसल्फाइड, पहला है, दूसरा है सोडियम मेटाबाइसल्फाइड। ठीक है, दो नाम मैंने आप लोग को बताया, दो नाम आपको याद रखना है जो नेचुरल, जिसको हम प्रिजर्वेटिव के तौर पे यूज करते हैं। ठीक है, केमिकल प्रिजर्वेटिव।
और ये क्या करता है, चेक करता है, रोक देता है ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स, है ना, माइक्रोब्स की ग्रोथ को रोक देता है। दूसरा प्रिजर्वेशन बाय कॉमन सॉल्ट, सेकंड पॉइंट है प्रिजर्वेशन बाय कॉमन सॉल्ट। Second one is common salt। देख लें बच्चों, common salts have been used to preserve meat and fish for ages. Meat and fish are covered with dry salt to check the growth of bacteria. Salting is also used to preserve amla, raw mango, tamarind, etc. तो मैं लिखता हूँ common salt has been used to preserve meat and fish for ages। बच्चों मैं नोट करता हूँ common salt has been used for ages to preserve meat and fish। एक पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट है salting is also used to preserve amla, raw mangoes, tamarind, etc. salting is पहला हो गया। दूसरा पॉइंट है salting is also used to preserve amla, tamarind and ripe mango, कच्चा आम। इसको प्रिजर्व करने के लिए भी कॉमन सॉल्ट या सॉल्टिंग हम लोग करते हैं बच्चों। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट इज प्रिजर्वेशन बाय सुगर। थर्ड पॉइंट इज प्रिजर्वेशन बाय सुगर। देख लेते हैं ये भी। जैम, जेली, सुशीज। बच्चों ये सब आपको याद करना पड़ेगा एक एक, है ना, तो आपको रट जाना है बाय हार्ट। बार बार वीडियो देख के आपको दिमाग में इसको बैठा लेना है so that you can score 100% मार्क्स, नो कॉम्प्रोमाइज इन मार्क्स, है ना। जितना नंबर का क्वेश्चन उतना मैडम देने के लिए मजबूर हो जाए। आपको अपने टीचर को क्या करना है, मजबूर कर देना है ना। वो आंसर चेक करते समय इमोशनल हो जाए, अरे ये बच्चा ऐसा लिख दिया, ऐसा आपको दिखाना है। शी शुड नॉट क्राई बट बिकम इमोशनल, ये हमको ध्यान रखना है। तो बाई हार्ट करो, 10 बार, 20 बार, 25 बार पढ़ना पड़े। टाइम इज ऑल योर्स, कैरियर इज ऑल योर्स, फ्यूचर इज ऑल योर्स एंड ऑल दीज थिंग्स आर इन योर ओन हैंड। आपके खुद के हाथ में है। आपको डिसाइड करना है आगे किस डायरेक्शन में जाना है, मेहनत करना है या ऊपरी नॉलेज लेके पासिंग मार्क लेके काम चला लेना है ना। वो नहीं करना है हमको क्या करना है, टॉप करना है। यस चलिए, प्रिजर्वेशन में शुगर में क्या है, जेम्स, जलीज एंड स्क्वैशेस आर प्रिजर्व्ड बाय शुगर। लिख देता हूं मैं जेम्स। जेम्स में क्या आएगा, जी आएगा, JAMES, जेम्स। जेली, जेली में IES कर देता हूँ, जेलीज। दूसरा क्या है, स्क्वैशेस एंड स्क्वैशेस। एंड स्क्वैशेस are triggered by sugar। डन बच्चों, ये कर लिया हमने। आगे देखते हैं। सुगर रिड्यूसेस द मॉइस्चर कंटेंट विच इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया विच स्पॉइल फ्रूट, है ना। ये क्या करता है सुगर रिड्यूसेस मॉइस्चर कंटेंट।
मॉइस्चर कंटेंट, है ना। जहां मॉइस्चर है वहां माइक्रोब है, जहां मॉइस्चर नहीं है, ड्राई है, वहां माइक्रोब को डेवलप होना मुश्किल है। अगला है प्रिजर्वेशन बाय ऑयल एंड विनेगर। चलिए वो भी लिख लेते हैं बच्चों, प्रिजर्वेशन बाय ऑयल एंड विनेगर। शुगर कर लिया आप लोगों ने। शुगर क्या करता है, मॉइस्चर कंटेंट को घटा देता है, और मॉइस्चर नहीं है तो मैंने अभी बताया आपको माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी नहीं है। प्रिजर्वेशन बाय ऑयल एंड विनेगर। क्या है ये, यूज ऑफ ऑयल एंड विनेगर प्रिवेंट्स स्पॉइलेज ऑफ पिकल। यूज ऑफ oil and vinegar prevents spoilage of pickle, अचार, PICKLE, pickle, because bacteria cannot live in such environment, है ना। तो वो विनेगर और ऑयल होगा तो वहां पे बैक्टीरिया ये लोग रह नहीं सकते हैं। वेजिटेबल, फ्रूट्स, फिश एंड मीट आर ऑफन प्रिजर्व्ड बाय दिस मेथड। ये भी लिख देता हूं, वेजिटेबल, फ्रूट्स, फिश एंड मीट। वेजिटेबल, फ्रूट्स, फिश एंड meat are often preserved by this method। ठीक है बच्चों, तो ऑयल और विनेगर से इतनी सारी चीजों को प्रिजर्व कर सकते हैं। अगला देखते हैं, हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट। हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट। heat and cold treatment। आपसे डर जाएंगे। चलो बच्चों देखते हैं अब हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट। Boiling kills many microorganisms. Similarly, we keep our food in refrigerator. Low temperature inhibits the growth of microbes। दो चीजें बच्चों, मैं पहला लिख देता हूं, बॉइलिंग। बॉइलिंग kills बैक्टीरिया। नंबर 2 है फ्रीजिंग और कोल्ड टेम्परेचर। inhibits growth of माइक्रोब्स, है ना। ये फ्रीजिंग या कोल्ड टेम्परेचर क्या करता है, माइक्रोब्स के ग्रोथ को रोक देता है बच्चों। चलिए आगे देखते हैं, Pasteurized milk can be consumed without boiling as it is free from harmful microbes। चलिए देखता हूँ, ये हॉट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट में ही आता है, तो मैं लिख देता हूँ, Pasteurized milk can be consumed without boiling। Pasteurized milk can be consumed without boiling। क्यों विदाउट बॉइलिंग कर सकते हैं, बिकॉज इट इज फ्री फ्रॉम हार्मफुल माइक्रोब्स। बिकॉज it is free from
माइक्रोब्स। कैसे फ्री होता है बच्चों, वो भी दिखा देते हैं। उसमें लिखा हुआ है, इसमें क्या करते हैं, द मिल्क इज हीटेड टू अबाउट 70 डिग्री फॉर 15 to 30 seconds. Milk is heated to about 70 degrees Celsius for 15 to 30 minutes. 15 to 30 seconds. Sorry, 30 seconds. Very surprising. 15 to 30 seconds, and then suddenly chilled and stored. And then suddenly chilled and stored. क्या होगा? By doing so, it prevents growth of microbes. This process was discovered by Louis Pasteur. It is called pasteurization, है ना? By doing so, it prevents growth of microbes. तो मैं लिखता हूँ, it prevents growth of माइक्रोब्स। 30 सेकंड, 15 से 30 सेकंड के लिए 70 डिग्री तक उसको क्या करते हैं, गर्म करते हैं। सोचो 30 सेकंड में 70 डिग्री तक ले जाते हैं, उसके बाद सडनली इसको चिल्ड कर देते हैं, एकदम ठंडा कर देते हैं। ये प्रोसेस किसने खोजा था? लुईस पास्चर ने। इसलिए इसको बोलते हैं क्या हम, पास्चुराइज्ड मिल्क, है ना, पास्चुराइज्ड मिल्क। और ये क्या करता है, इट प्रिवेंट्स ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स, है ना। तो मैं इसके आगे भी लिख देता हूँ, बट नीचे है ज्यादा, तो मैं रब करके ऊपर लिखता हूँ बच्चों। फिर से चलो। दिस प्रोसेस वॉज डिस्कवर्ड बाय This process was discovered by Louis Pasteur. Louis. Hence, the process is called pasteurization. ठीक है बच्चों, इसको पास्चुराइजेशन बोलते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं क्या है। स्टोरेज एंड पैकिंग। दीज डेज फ्रूट्स एंड इवन वेजिटेबल्स आर सोल्ड इन सील्ड एयर टाइट पैक्स टू प्रिवेंट द अटैक ऑफ माइक्रोब। आजकल क्या करते हैं, एयर टाइट चीजों को पैक कर देते हैं ताकि जो माइक्रोब्स का जो क्या बोलते हैं अटैक हो, वो उसको रोका जा सके। चलिए नेक्स्ट हेडिंग है हमारा नाइट्रोजन फिक्सेशन, वेरी इंपॉर्टेंट। और ये बच्चों लास्ट टॉपिक हमारा ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म का। सो वी विल फिनिश इट ऑफ इन 10 मिनट्स, क्योंकि 10 मिनट तो लगेगा। लेट अस सी। नाइट्रोजन फिक्सेशन। चलिए लेट अस सी व्हाट इज नाइट्रोजन फिक्सेशन। हमको पता है बैक्टीरियम राइजोबियम इन्वॉल्व इन फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन इन लेग्यूमिनस प्लांट्स पल्सेस। तो ये क्या है, राइजोबियम बैक्टीरिया
bacteria present in root of leguminous plant help in nitrogen फिक्सेशन। ठीक है बच्चों। सो राइजोबियम बैक्टीरिया जो लेग्यूमिनस प्लांट्स के रूट में जनरली रहते हैं, ये लोग ये क्या करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करते हैं। आगे देख लेता हूं। और लेग्यूमिनस प्लांट्स क्या होता है, लेग्यूमिनस प्लांट में क्या होता है, पीस, है ना। पीस के बाद दूसरा क्या है, बीन्स। दीज आर लेग्यूमिनस प्लांट। तो ये क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं नाइट्रोजन कंटेंट इन द सॉइल। चलिए अब हम लोग बच्चों एक इंपॉर्टेंट टॉपिक लेते हैं। ये हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ना, सिम्बायोटिक रिलेशन में हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि सिम्बायोसिस रिलेशन में लेग्यूमिनस प्लांट के रूट में जो है राइजोबियम बैक्टीरिया रहता है। लेग्यूमिनस प्लांट क्या करता है उसको, इट प्रोवाइड्स फूड एंड शेल्टर टू बैक्टीरिया, and bacteria, that is rhizobium bacteria, in turn provide nitrogen. It fixes atmospheric nitrogen from atmosphere to soil, and soil absorbs that nutrient, and it is very helpful for, beneficial for its growth. ठीक है बच्चों। so it is our nitrogen fixation। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा नाइट्रोजन साइकिल। कैसे नाइट्रोजन हमारे हवा में है, कैसे प्लांट्स को मिलता है, कैसे हमारे एटमॉस्फेयर में 78% जो है अभी भी बैलेंस्ड है। तो उसकी बात करेंगे हम लोग इसमें। खाली हम फिगर बनाएंगे तो हमारा काम ये आसानी से हो जाएगा। चलिए मैं बनाता हूं फिगर आप लोग के लिए बच्चों। लेट अस सी द फिगर। क्या है यहाँ पे, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन मतलब हमारे हवा में जो मौजूद नाइट्रोजन है वो 78% हमारा जो एटमॉस्फेरिक गैसेस है उसका 78% है बच्चों, है ना। अब एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन का क्या होगा, वो क्या होगा, दो तरीका है, एक तो और दूसरा ये। मैं लिखता हूं इसके बारे में पहले, फिर आपको आइडिया लग जाएगा। ये क्या है, लाइटनिंग। और ये क्या है, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया फिक्स नाइट्रोजन। गॉट द पॉइंट। मैं इसको भी पहले कवर करता हूं। दो तरीका है जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करने के लिए, दो तरीका है। नंबर 1 है नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया फिक्स द नाइट्रोजन, और दूसरा लाइटनिंग है। अब नीचे हम लिख देता हूं मैं, कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन इन सॉइल। कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन इन सॉइल। ठीक है, चलिए इसको अभी मैं ब्रैकेट में ले लेता हूं। अभी इसके खिलाफ ये देखो, तो लाइटनिंग से भी नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है बच्चों, ध्यान रखना इसको। आप लोग कोई तुक्का भी लगाने जाओगे तो आप इसको छोड़ दोगे, है ना। तो हमको याद रखना है कि लाइटनिंग से भी नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है, यानी एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन सॉइल में चला जाता है। अब क्या होगा, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया फिक्स नाइट्रोजन, बैक्टीरिया इन टर्न फिक्स नाइट्रोजन इनटू नाइट्रोजनस कंपाउंड, है ना। तो मैं यहां लिखता हूं इनटू नाइट्रोजनस कंपाउंड। इसको भी
घेरे में ले लेते हैं और ये ठीक है। तो जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन था वो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया ने उसको नाइट्रोजनस कंपाउंड में कन्वर्ट कर दिया, मिट्टी में मिल गया। लाइटनिंग भी है, वो क्या करता है, नाइट्रोजन जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है वो नाइट्रोजनस कंपाउंड में कन्वर्ट कर देता है। चलिए बच्चों आगे देखते हैं। अब ये क्या होगा, बैक्टीरिया टर्न कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन इनटू गैसियस फॉर्म। चलिए इधर का क्या है हमारा, बैक्टीरिया टर्न्स कंपाउंड टर्न्स नाइट्रोजन कंपाउंड इन गैसियस फॉर्म। कोई बैक्टीरिया ऐसा भी है जो एक फिक्सेशन करता है, दूसरा क्या करता है, जो अपने मिट्टी में सॉइल में कंपाउंड फॉर्म में होता है उसको क्या करता है, गैसियस फॉर्म में चेंज कर देता है और एटमॉस्फेयर में फिर चला जाता है। बच्चों एक बार साइकिल बना लेता हूँ फिर मैं आप लोग को एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। चलिए आगे है, यहाँ पे आएगा अब टेकन बाय प्लांट। अब टेकन बाय प्लांट डन है। चलिए आगे क्या है, एनिमल ईट प्लांट अगला क्या है बच्चों, नाइट्रोजनस वेस्ट फ्रॉम एक्सक्रीशन एंड डेथ। लिख देता हूं मैं नाइट्रोजन को N2 लिख देता हूं, वेस्ट फ्रॉम नाइट्रोजन वेस्ट फ्रॉम एक्सक्रीशन एंड डेथ। थोड़ा जगह की कमी है बच्चों, इसलिए थोड़ा सा कंजेस्टेड सा लग रहा होगा आप लोग को, बट अभी मैं समझाऊंगा तो क्लियर हो जाएगा, डोंट वरी। चलिए हमारा बन के रेडी है, लेट अस सी, जस्ट अ सेकेंड। बच्चों ये क्या है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो हमारे एटमॉस्फेयर में 78% पाया जाता है ना गैसियस फॉर्म में। ये क्या होता है, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होगा, उसको नाइट्रोजन कंपाउंड में कन्वर्ट कर देगा, नाइट्रोजन कंपाउंड से सॉइल में मिल जाएगा, है ना। ऐसी नाइट्रोजन जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन वो लाइटनिंग के थ्रू भी अपना नाइट्रोजन कंपाउंड में कन्वर्ट होकर मिट्टी में मिल जाता है। तो दो तरीका है, नाइट्रोजन कन्वर्टिंग बैक्टीरिया वो कंपाउंड में कन्वर्ट करेगा, कंपाउंड से वो सॉइल में मिल जाएगा, ऐसी लाइटनिंग होगा, सॉइल मिल जाएगा। अब ये जो नाइट्रोजन सॉइल मिल गया उसको कौन ले लेगा, प्लांट ले लेगा, है ना। प्लांट एब्जॉर्ब करेगा अपने ग्रोथ के लिए, फिर इसी प्लांट को एनिमल, हम जैसे जो हर्बीवोरस हैं वो खाएंगे, तो यहाँ से नाइट्रोजन कहाँ चला जाएगा, एनिमल के अंदर चला जाएगा। एनिमल क्या करेगा फिर, एक्सक्रीशन, या फिर जब मर जाएगा तो जो नाइट्रोजन इसके अंदर पड़ा हुआ है वो फिर मिट्टी में मिल जाएगा ना। तो एक साइकिल बन गई इधर छोटी सी। ये जो मिट्टी का नाइट्रोजन था, मिट्टी का नाइट्रोजन टेकन बाय प्लांट, प्लांट क्या करेगा, उसको प्लांट को हर्बीवोरस एनिमल खाएगा, एनिमल खाने के बाद जो एक्सक्रीशन वो करेगा उसका वेस्ट, और वो मर जाएगा तो क्या होगा, फिर से वो मिट्टी में मिल जाएगा, है ना। और जो मिट्टी में मिला हुआ नाइट्रोजन है उसको एक बैक्टीरिया आता है जो क्या करता है, कंपाउंड फॉर्म से गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, कंपाउंड फॉर्म से गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट करेगा। गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हुआ तो कहाँ चला जाएगा, ये एटमॉस्फेयर में चला जाएगा। तो बच्चों ये जो है नाइट्रोजन साइकिल है, फिगर, ये फिगर
नाइट्रोजन साइकिल है ये आपसे पूछेगा 100% श्योर शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, व्हाट इज नाइट्रोजन साइकिल। तो हमको ये पहले तो ये फिगर को अच्छे से 2-3 बार बना के याद कर लेना नाइट्रोजन साइकिल क्या होता है। जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन मिट्टी में मिलता है, मिट्टी से फिर एटमॉस्फेयर में चला जाता है। ये साइकिल लगातार चलती रहती है और हमारा जो नाइट्रोजन जो एटमॉस्फेयर का वो 70% 78% पे फिक्स रहता है बच्चों, ठीक है। तो इसी को कहते हैं क्या है, नाइट्रोजन साइकिल। ये एक श्योर शॉर्ट क्वेश्चन है जो आपको आएगा। मैं एक बार पढ़ देता हूँ तो आपको आइडिया आ जाएगा, फिगर से ही इसको लिख सकते हैं। अदरवाइज जो आपके बुक में दिया दैट इज स्ट्रेट फॉरवर्ड लिखा हुआ है ना, तो हमको लिखने की डबल करने की जरूरत नहीं है। जस्ट मैं रीड कर रहा हूँ, आप सुनिए। आवर एटमॉस्फेयर है 78% नाइट्रोजनस गैस। नाइट्रोजन इज वन ऑफ द essential constituents of all living organism as a part of protein, chlorophyll, nucleic acid, vitamin। सब जगह क्या पाया जाता है, नाइट्रोजन पाया जाता है। द नाइट्रोजन एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन कैन नॉट बी टेकन डायरेक्टली बाय प्लांट्स एंड एनिमल। जो एटमॉस्फेयर में पड़ा हुआ है डायरेक्ट नहीं लेते। हमने देखा कैसे लिया, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया ने लिया, उसको नाइट्रोजनस कंपाउंड में कन्वर्ट किया, नाइट्रोजनस कंपाउंड सॉइल में मिल गया है ना। दूसरा तरीका था लाइटनिंग से भी नाइट्रोजनस कंपाउंड बनते हैं जो सॉइल में मिल जाते हैं। चलिए, सर्टेन बैक्टीरिया लाइक ब्लू ग्रीन एल्गी प्रेजेंट इन द सॉइल फिक्स नाइट्रोजन फ्रॉम एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन एंड कन्वर्ट इट इनटू द नाइट्रोजन। तो अब खाली राइजोबियम नहीं है, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया में राइजोबियम है, ब्लू ग्रीन एल्गी भी है। जो क्या करता है, ब्लू ग्रीन एल्गी भी है। सेकेंड पॉइंट में मैं लिख देता हूं। फर्स्ट पॉइंट राइजोबियम, सेकेंड पॉइंट ब्लू ग्रीन एल्गी। ठीक है बच्चों, ये दो हैं जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को क्या करते हैं, नाइट्रोजन कंपाउंड में चेंज कर देते हैं। वंस नाइट्रोजन इज कन्वर्टेड इनटू दीज यूजेबल कंपाउंड, इट कैन बी यूटिलाइज्ड बाय प्लांट्स फ्रॉम द सॉइल थ्रू देयर रूट सिस्टम। नाइट्रोजन इज देन यूज्ड फॉर सिंथेसिस ऑफ प्लांट प्रोटीन एंड अदर कंपाउंड। फिर एक बार उनके बॉडी में आ गया तो फिर उनकी लंबाई, उनका ग्रोथ जो है बहुत ज्यादा हद तक नाइट्रोजन पे डिपेंड करता है। आगे देखता हूं। नाइट्रोजन इज देन यूज्ड फॉर सिंथेसिस ऑफ प्लांट प्रोटीन हो गया। एनिमल फीडिंग ऑन प्लांट गेट्स दीज प्रोटीन्स एंड अदर नाइट्रोजनस कंपाउंड। अब प्लांट ने लिया अपनी जरूरत के लिए, फिर क्या होगा, एनिमल जो है जो इसको खाएगा प्लांट को, उसके पास वो नाइट्रोजन ट्रांसफर हो जाएगा, है ना। When plant and animal die, bacteria and fungi present in the soil convert the nitrogenous waste into nitrogenous compound to be used by the plant। जब ये एनिमल और प्लांट दोनों मर गए, उनका एक्सक्रीशन हुआ, तो फिर से बैक्टीरिया और फंजाई इसको नाइट्रोजनस कंपाउंड में चेंज कर देगा बच्चों, ठीक है। एज ए रिजल्ट परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन एटमॉस्फेयर रिमेन्स मोर और लेस कांस्टेंट। इसकी वजह से क्या रहता है, हमारे एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजनस कंपाउंड है वो मोर और लेस सेम रहता है ना। सो दिस वाज द एंड ऑफ दिस चैप्टर नंबर 2 माइक्रो ऑर्गेनिज्म। एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन बी सीन विद द हेल्प ऑफ अ माइक्रोस्कोप, है ना बच्चों। ब्लू ग्रीन एल्गी फिक्स नाइट्रोजन डायरेक्टली फ्रॉम एयर एंड एनहांसेस सॉइल फर्टिलिटी। मैंने दो नाम लिखा, ब्लू ग्रीन एल्गी और राइजोबियम, दोनों नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं ना। तीसरा है अल्कोहल इज प्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ, किसके हेल्प से प्रोड्यूस होता है, जो अल्कोहल बना रहा था, ईस्ट, है ना बच्चों। ईस्ट क्या करता है, वो क्या करता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन करता है और ग्लूकोज को डायरेक्ट अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है ना। इसीलिए हम डायरेक्ट जो है, जो अल्कोहल इंडस्ट्री है वहां बैक्टीरिया का बहुत बड़ा रोल होता है। चलिए आगे देखते हैं। कोलेरा इज कॉज्ड बाय, अभी मैंने बताया था, इट इज विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरिया, है ना। पोलियो इज विद वायरस। चलिए आगे बढ़ता हूं। टिक द करेक्ट मास। ईस्ट इज यूज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ, देखो सेकेंड पॉइंट है अल्कोहल, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर 2 है। द फॉलोइंग आर एंटीबायोटिक, तो उसमें है सोडियम बाइकार्बोनेट, स्ट्रेप्टोमाइसिन, अल्कोहल और ईस्ट, तो हमारा आंसर होगा स्ट्रेप्टोमाइसिन। कैरियर ऑफ मलेरिया कॉजिंग प्रोटोजोन्स इज
फीमेल एनाफिलिस, है ना। द मोस्ट कॉमन कैरियर ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज इज हाउस फ्लाई। द ब्रेड और इडली डो राइजेस बिकॉज ऑफ क्या है, ग्रोइंग ऑफ ईस्ट सेल्स, है ना। फिर है द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल इज कॉल्ड फर्मेंटेशन। बच्चों ये हमने वीडियो किया उसी से ही हमारा सारा काम हो गया, है ना। कोई भी एक नॉट अ सिंगल पॉइंट यू कैन फाइंड आउट ऑफ आवर वीडियो। पार्ट 1 पार्ट 2 इज सफिशिएंट फॉर टॉपिंग और स्कोरिंग मैक्सिमम मार्क्स फॉर योर एग्जाम। If still any point left आपको लगता है जो कंफ्यूजन है, प्लीज डायरेक्टली कॉन्टेक्ट मी विद द हेल्प ऑफ कमेंट, आई विल सर्टेनली रिजॉल्व दैट, है ना। चलिए बच्चों, मैं ये वीडियो क्लोज करता हूँ और आप लोग को रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और सब्सक्राइब करवाएं और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियो जो है आपको जैसे ही आए तुरंत आपको नोटिफिकेशन आ जाए और आपकी स्टडी कंटिन्यूटी में चलती रहे। थैंक यू सो मच। जय श्री